तो एक बार फिर से आपका मेरे चैनल सराउंडिंग विद सौरभ में स्वागत है। और जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट अपने कॉलेज फेस्ट का डाल ही दिया था, और ये है इसका सेकंड पार्ट। और इसमें एक नाटक दिखाया गया है जिसमें एक नारी के त्याग, तपस्या और उसके संघर्ष को दिखाया गया है, और वो कितना संघर्ष करती है उसके बारे में दिखाया है। चलिए देखते हैं क्या है। समाज सुनिश्चित होता है। तो आइए देखते हैं ये नाटक सशक्त नारी सशक्त समाज। सशक्त समाज। सुधा, जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। ना जाने क्या करती रहती हो, तुम्हारा तो कभी काम ही खत्म नहीं होता है। तुम्हारा तो रोज का यही रहता है। मम्मी मेरा टिफिन अब तक नहीं दिया, लेट हो जाएगा। आप रोज लेट कर देती हो, फिर टीचर से डांट मुझे सुननी पड़ती है। लारी बेटा लारी, ये ले बेटा, तू जा जल्दी। मम्मी मम्मी सुनो ना, मुझे भी भाई के साथ स्कूल जाना है। हाँ बेटा, तू भी भाई के साथ स्कूल जाएगी। मैं आधी पापा से बात करूँगी। तू जा जाके जा। अरे बहू, इनको तो नाश्ता दे दो, दवाई खानी होती है टाइम पर। लारी माँ जी, माँ जी ये लीजिए। बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा कड़वा तेल लगा देती। एक मिनट दीजिए माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। अरे बेटा, जरा चश्मा उठा देना, धुंधला दिखाई दे रहा है। अच्छा, पापा ये लेकर। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो दोस्तों, देखा आपने, ये है सुधा, जिसको आप सब जानते ही होंगे। आप सभी के घर में रहती है, घर के सभी छोटे बड़े कार्य संभालती है। आज अपने आप को देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद आईना देख रही थी। कभी घंटों तक आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली पहचान नहीं पाई। जिसके लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया, उसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। पहले मुझे सहेलियों के साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना, अपनी पसंद के सारे काम करना अच्छा लगता था। जो मन करता था वो करती थी। मेरा सुंदर रूप, जिसे देखकर दादी हमेशा कहती, तू तो चांद का टुकड़ा है लाडो, तुझे जो वर कर ले जाएगा वह बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने की चाह, ना जाने कब और कहाँ खो गई इन जिम्मेदारियों के बीच। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तो कभी की मर चुकी हूँ। ये शरीर तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ होकर भी कुछ ना होने का कांटा सा चुभ रहा है। और भाभी, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। गुड्डू स्कूल गया है और विक्की यही बच्चों के साथ खेल रही है। भाभी जी आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आऊँ। अरे भाभी, परेशान मत होइए, आप बैठिए। अरे भाभी आप बैठिए। और भाभी, आपने सुना कुछ? क्या भाभी? बताइए भाभी। अरे भाभी, वो बगल वाली बिशनाई, वही जो हर बात पे अपनी बड़ाई करती रहती है। हर बार कोई नया काम शुरू किया है भाभी, बताती नहीं है लेकिन किसी को। कल ये नया फ्रिज और टीवी आया है उसके घर, बड़े पैसे कमा रही है आजकल। हाँ भाभी, आपको भी तो सिलाई का काम आता है, शुरू करिए, कुछ 4 पैसे ही आएंगे। अरे कहाँ भाभी, घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, और ऊपर भी मैं सिलाई कहाँ से करूँगी। बात सही है भाभी की। चलो हम लोग तो यूं ही गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चले। मैं जिस संस्था में काम करती हूँ, यूथ वेलफेयर सोसाइटी, वो एक्सेस कॉलेज के बच्चों द्वारा चलाई जाती है भाभी। वो लोग औरतों को सिलाई में बहुत सिखाने में बहुत मदद करते हैं भाभी। कभी मन बनी तो बताना हम लोग को। जी भाभी, बिल्कुल बताऊँगी। तो उसके लिए डिनर बनाना है तुमको, जी ठीक और जो है। सामान भेजा उसको ले लेना। जी, दोस्तों, यह है सुधा की जिंदगी, जिसने परिवार के लिए अपने कितने ही सपनों का गला घोट दिया, लेकिन उसके सपनों की कीमत वही जानती होगी जो इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रही होगी। खैर, हम आगे चलते हैं। इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में, पता नहीं क्या करती रहती हो पूरे दिन घर पे। जी वो मैं किचन में थी। तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं, वो आपने ही कहा था कि मेहमान आ रहे हैं तो। मेहमान आ रहे हैं? तो तुम्हें सब बैठना है क्या? हाँ, ये सब क्या है? तुमको इतना सजने समझने की क्या जरूरत थी? तो तुमको काम दिया था डिनर बनाने के लिए, बना लिया डिनर? जी हाँ, बना लिया। अब पानी के लिए तुमको अलग से बोलना पड़ेगा। नहीं ला रही। एक काम ढंग से नहीं होता, पूरे दिन घर में रहती है फिर भी पता नहीं क्या करती रहती है।
आइए आप लोग अंदर भैया आइए। हैं? हाँ हैं। मैं सो रहा जी सुनिए, देखिए भैया लोग आ रहे हैं। आराम से। अरे आओ दोस्तों, मैं तुम्हारा इंतजार कर कोई दिक्कत नहीं, बड़ी देर लगाई तुम लोगों ने। बहुत ट्रैफिक थी भाई, बहुत रश था। आओ बैठो बैठो। सुधा जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी जी मैं भी लाई। और सुदीप भाई, कल लिया प्रेजेंटेशन तैयार? हाँ लगभग हो ही गया है, बाकी कल सुबह तक हो जाएगा पूरा। बहुत लगन से काम चल रहा है। भाभी जी बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं? बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे हैं। अच्छा भाभी जी। और सुदीप भाई, देख रहे हो आजकल ऑफिस में क्या रंगीन माहौल चल रहा है। हाँ भाई, मीना मैडम को देखते हो कैसे कैसे कपड़े पहन के आ जाती है। भाई मेरी मानो ना, तो लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं देना चाहिए। घर में रहती थी, ठीक लगती थी। सही कह रहे हो, लड़कियों में जितना दबा के रखोगे ना उतना ही समाज के लिए सही है और क्राइम भी कम होगा। भाई यार, मुझे तो पहले का रीति रिवाज बहुत बढ़िया लगता था। घर में रहती थी घूंघट उठकर, और कभी कभार बाहर जाती थी तो किसी आदमी के साथ जाती थी। अरे तो बाहर निकल के कौन सा तीर मार दिया। अरे और क्या, आज भी तो घर का सारा भार हम मर्द ही तो उठाते हैं, तो क्या जरूरत है ये सब महिला से व्यक्तिगत नाटक करने की। छोड़ो भाई, क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम लोग का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बेहुदा सोच है तुम सबकी। तुम सब भी किसी न किसी औरत से पैदा हुए हो, ये भूल जाते हो क्या? तुम सबकी पहली शिक्षक तुम्हारी माँ एक औरत होती है। बहुत नेक विचार हैं आपके और आपके इन सब दोस्तों के। आपको क्या लगता है हम औरतें कुछ नहीं करती? औरतें ईश्वर की एक खास रचना है। आप लोगों को जरा सी चोट लग जाए या एक हड्डी भी टूट जाए तो इतना चिल्लाते हैं। काश आप वह दर्द महसूस कर पाते जो हमें एक बच्चे को जन्म देते वक्त 20 हड्डियों के टूटने के बराबर होती है। आप लोग उसे घर से बाहर निकालने की या तलाक देने की धमकी देते रहते हैं, और उससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो माँ बाप को बुलाकर जलील करते हैं। विवाह के समय सिर्फ औरतों को ही क्यों दान दिया जाता है, मर्दों को क्यों नहीं? क्योंकि मर्दों के अंदर किसी का घर बसाने की शक्ति नहीं होती है। फिर भी यह पुरुष समाज हम औरतों को नर्क का द्वार कहते हैं। औरतें जिससे प्रेम करती हैं उस पे आँख बंद करके भरोसा करती हैं, और आप सब उसी का स्वाद रखते हैं। काश आप लोग समझ पाते कि हम औरतें क्या हैं। और तो आप लोगों की तरह छल करना आता तो यहाँ बैठ के बातें नहीं बना रहे होते। आप जैसे खोखले विचारों वाले लोगों के बीच मुझे रहते हुए भी घुटन हो रही है। चलो सुदीप भाई, अब हमें चलना चाहिए। सुदीप भाई, बुलाया तो तुमने डिनर के लिए था, पर बहुत अच्छा डिनर कराया तुमने। इन सब पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, ये तो आगे नाटक देखने पे ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, समाज में औरतों के साथ क्या क्या होता है, समाज कैसे लग गई? अरे ये सब आराम से, पहले बैठाओ इसे, आराम से लेटाओ, आराम से। इतने गंदे कर्म किए। ये सब कैसे हो गया? देखिए, मेरी तरफ से तो जितना बन पड़ा मैंने किया। अब आगे ईश्वर की मर्जी रही तो वापस ये ठीक हो जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो आप मंगा लीजिएगा। ये दवाइयाँ आप ले आइए जाके। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है। अच्छा तो भाभी आप भैया का ख्याल रखिए, हम दवा लेके आते हैं। आओ भाई। मम्मी प्लीज मत रोइए ना, कुछ नहीं होगा पापा को, प्लीज मत रोइए ना। कैसे होगा? मैं कैसे करूंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाभी, ये सब क्या हो गया? मुझे तो जैसे ही पता चला मैं तो सब काम छोड़ के भागते भागते आई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे भाभी अब परेशान मत होइए, हम सब है ना, मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। भाभी जी कैसे? मैं घर की जिम्मेदारियां अकेले कैसे संभालूंगी? आप बोलो तो मैं वो संस्था में बात करूं आपके लिए भाभी, वो लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। भाभी आप वहाँ बात करके देखिएगा एक बार। अच्छा ठीक है भाभी, अभी तो मैं चलती हूँ,
आप अपना और भैया का ध्यान रखिएगा और कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। और हाँ, मैं आपको जल्दी बात करके बताती हूँ संस्था में। ठीक है भाभी। हेलो। हेलो भाभी, मैं चिंटू की मम्मी बोल रही हूँ। जी भाभी जी, कहिए। आपको एक खुशखबरी देनी थी भाभी। आपका काम ना यहाँ पे सबको बहुत अच्छा लगा है भाभी। कल ही आपको बुलाया है नौकरी पर। 35,000 रुपया सैलरी है भाभी। भाभी आप सच कह रही हैं? जी भाभी। भाभी जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अरे भाभी, हम तो आपके पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आएगा आखिर। भाभी जी, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। आपका बहुत धन्यवाद भाभी जी। धन्यवाद भाभी। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ, जरा रास्ते में हूँ, फिर बात करती हूँ भाभी। जी भाभी दीदी, नमस्ते। नमस्ते। पर आपको अपना ध्यान रखना होगा। कल से मुझे शायद नौकरी पे जाना पड़े। तो दोस्तों, आपको इस नाटक से कुछ तो सीख मिली होगी और आप भी अपनी माताओं बहनों का सम्मान ज़रूर करें। और ये थे कुछ कंटेस्टेंट जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। चलिए, ये भाग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके।